जिंदगी में आके आपके साथ लड़ाइयाँ तो लड़ता नहीं है, जिंदगी की लड़ाई एस्ट्रोलॉजर तो लड़ता नहीं है। वो तो एक चार्ट देखता है और देखने के बाद में आपको कुछ चीज़ें बताता है और चला जाता है। तो सवाल ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है। पिछले तकरीबन 2 सालों के अंदर एक एस्ट्रोलॉजी बूम आ गया है इंटरनेट पे, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10-12 तकरीबन मेजर साइट्स ऐसे आ चुके हैं जहां पर आपको एक पैनल पे 200 से 700 तक एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं। और ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स, इनमें से आपको 5 मिनट्स की जो एक फ्री कंसल्टेंसी होती है उसके अंदर ये आपको मिलते हैं और आपको 2 या 3 या 4 जो भी आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनका 4 या 5 मिनट में एक आंसर देने की कोशिश करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाए? अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी में जा रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो फिर उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए? और उसके पीछे एक क्रूशियल फैक्टर है एंकरिंग इफेक्ट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पावरफुल साइंस है और जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब एक आप समझिए इंडिया के अंदर तकरीबन ऑनलाइन मीडियम पे मैं आपको बता सकता हूं कि 200 से 300 ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो एक्चुअली आपकी लाइफ में एक डिफरेंस डाल सकते हैं। अगर आप इंडिया में देखेंगे, हर शहर के रेशियो में जाएंगे तो हर शहर में आपको 15-20 ऐसे नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर जरूर मिल जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट डाल सकते हैं। और वो इफेक्ट किस तरह से डालते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का काम है बताना। एस्ट्रोलॉजर आपकी ज़िंदगी में आके आपके साथ लड़ाइयाँ तो लड़ता नहीं है, ज़िंदगी की लड़ाई एस्ट्रोलॉजर तो लड़ता नहीं है। वो तो एक चार्ट देखता है और देखने के बाद में आपको कुछ चीज़ें बताता है और चला जाता है। तो सवाल ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है? एस्ट्रोलॉजर इम्पैक्ट डाल सकता है एक एंकरिंग इफेक्ट के थ्रू। एंकरिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? एंकरिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे एक पेंटिंग का, अगर आप मान लीजिए ऑक्शन चल रहा है, अगर उस पेंटिंग की कीमत, शुरुआती कीमत 5,000 रुपये लगाई जाए तो फिर सारी बोलियां 5,000 से ऊपर की ही होंगी। इस दौरान मान लीजिए किसी आदमी ने उसी पेंटिंग की बोली 1 लाख लगा दी तो अगला जो भी आदमी बोली लगाने आएगा वो उसको कम से कम 1,01,000 रुपये की तो देगा ही। इसको एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। यही आपके जीवन में है एंकरिंग इफेक्ट। आपकी एक बाउंड्री सेट हो जाती है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर भी आपके जीवन में वो एंकरिंग इफेक्ट सेट कर सकता है। अब ये एंकरिंग इफेक्ट कहाँ से सेट होगा? मान लीजिए आपकी कुंडली देखकर मैं ये कह दूं कि भाई आपका समय बुरा चल रहा है। अब ये एंकरिंग इफेक्ट है। आप कितना भी कुछ भी चल रहा हो, आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके माइंडसेट में ये बात फीड हो गई, मेरा समय बुरा चल रहा है। वहीं आपका बहुत बुरा समय चल रहा था और मैंने कहा नहीं जी, ये तो आपका अच्छा समय चल रहा है। बस एंकरिंग इफेक्ट क्या हो गया? आपका समय अच्छा चल रहा है। तो इस स्थिति में आप यकीनी तौर पे याद रखिए, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास समय की बहुत कमी है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा आपकी कुंडली को ठीक से स्टडी करेंगे और उनके पीछे एक बॉडी ऑफ वर्क है, जिस बॉडी ऑफ वर्क के आधार पर वो आपके साथ एक कंसल्टेंसी करेंगे। तो उनके पास वक्त की कमी है और आपको सही एस्ट्रोलॉजर चुनना चाहिए। अब वो सही एस्ट्रोलॉजर आप कैसे चुनेंगे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। जब आप एस्ट्रोलॉजर के साथ किसी सेशन में जाते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ फॉलो करनी होती है, वो होती है कम्युनिकेशन का सिद्धांत। कम्युनिकेशन का सिद्धांत क्या कहता है कि एक आदमी प्रॉम्प्टर है, दूसरा आदमी रिसीवर है। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के केस में एस्ट्रोलॉजर जो है प्रॉम्प्टर है और आप रिसीवर हैं। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको करना ये है, ये पहचानना है कि भाई ये जो आपका प्रॉम्प्टर है इसका पोजीशन स्टेटमेंट क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है लाइफ में, ये किस आधार पर प्रेडिक्शन कर रहा है। आपकी परेशानी, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति को समझने के लिए इसके पास वर्ल्ड व्यू कितना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो इतना सारा एक एस्ट्रोलॉजी बूम आया हुआ है उसमें सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन लोगों के बीच में रेशियो आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसका कारण ये है कि इन ऑर्डर टू बेसिकली मीट विद द नंबर्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं वो जेनेरिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। जेनेरिक एस्ट्रोलॉजी के आधार में वो क्या होता है, जेनेरिक एस्ट्रोलॉजी के समय वो क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है उनका फॉर्मूला। वो आपकी कुंडली में कुछ योग देख लेंगे, राजयोग है, ये वाला योग है, फलाना योग है, फिर वो देख लेंगे अच्छा जी ये इफेक्टिव योग है, इसके संग में केमद्रुम योग है, फिर यहाँ पर एक पापकर्त्री योग है। फिर वो थोड़ा सा नक्षत्र के अंदर चले जाएंगे,
वो देखेंगे कि क्या चल रहा है, नक्षत्र की प्रॉपर पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या उनका एक फॉर्मूला होगा भी महादशा कैसी चल रही है, गोचर क्या चल रहा है। तो यहाँ से वो सारी चीज़ों से एक कंक्लूजन बनाएंगे और फिर एक आपके और उनके बीच में लड़ाई चालू होगी। वो अपनी ओपिनियन आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। होगा क्या, आप अपनी ही कुंडली के बारे में एक थर्ड पर्सन बन जाएंगे। आप अपनी कुंडली को एक थर्ड पर्सन बन के सुनेंगे कि भाई एक कुंडली है, एक उसका रीडर है एंड यू आर दी थर्ड पर्सन। जबकि रियलिटी में देखा जाए तो यू आर दी प्रिंसिपल एक्टर। जिंदगी आपकी, कुंडली आपकी। कोई भी जोशी कौन होता है आपको कुछ भी बताने वाला? जोशी तो होता है सिर्फ आपको आपसे मिलवाने वाला। मगर आपको प्रिंसिपल एक्टर को उन्होंने एक डोरमेंट एक्टर बना दिया कि भाई तुम बैठ जाओ और बैठने के बाद में कुछ नोट्स ले लो और एक मतलब कहना चाहिए एक डोरमेंट कैरेक्टर की तरह जिंदगी जियो। तो ये एंकरिंग इफेक्ट बहुत गलत है। अगर आपका एस्ट्रोलॉजर आपकी परिस्थिति को नहीं समझता, he will not be able to deliver anything। जो भी आपके यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होते हैं बहुत संतुलित भाषा में बात करते हैं। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर जो भी होगा वो हमेशा एक पैसिव लैंग्वेज में बात करेगा। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको जीतने की कोशिश नहीं करेगा, रादर देन वो आपको आपके अंदर जाने की, सिंक इन करने की कोशिश करेगा। यानी कि एन एस्ट्रोलॉजर इज अ कार, और आप जो है बैठ जाएंगे और बैठने के बाद में वो कार धीरे धीरे ड्राइव करेंगे एंड इट विल बिकम दैट व्हीकल विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। एस्ट्रोलॉजर, उसकी ओपिनियन आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि एंकरिंग इफेक्ट के अंदर कहीं आप किसी जेनेरिक एस्ट्रोलॉजर पे तो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि भैया वो कहते साहब रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी, लीगल एस्ट्रोलॉजी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, इस तरह से वो टैग दे देते हैं। तो आप पहले क्रॉस चेक कीजिए, और आमतौर पे वो एस्ट्रोलॉजर एक अपने बारे में जो जहां पर कुछ कहते हैं तो चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्लॉवरी लैंग्वेज में कुछ लिखवा के आपको दे दिया गया हो। आप समझिए उस व्यक्ति को, उसका थोड़ा सा लाइफ का एक्सपीरियंस देखिए, उसका ज्योतिष के प्रति डिवोशन देखिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं खुद भी एक जोशी हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि हर नई कुंडली के साथ मैं नर्वस हूं, उतना ही नर्वस हूं जितना कोई एक टेल एंडर बैट्समैन वसीम अकरम या वकार यूनिस के यॉर्कर के सामने होता है, क्योंकि मुझको मालूम नहीं होता। और यही नर्वसनेस, यही जो नर्वस एनर्जी है, यही मुझे लगातार कहती है कि भाई आप अच्छा परफॉर्म कीजिए। एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं देखिए, वो नर्वस एनर्जी देखिए, वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या ले रहा है आपकी लाइफ में सिंक इन होने के लिए, उसको देखिए। एस्ट्रोलॉजर एज ए काउंसलर, याद रखिए ये जो एस्ट्रोलॉजी बूम आया है इसी की एक ब्रांच है, उसको आप कहते हैं काउंसलिंग या आप कहते हैं थेरेपी। आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स पे और एस्ट्रोलॉजी बूम के आसपास भी आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको थेरेपिस्ट मिलते हैं, हीलर्स मिलते हैं, और उनके तरह तरह के फॉर्मूले हैं। कोई ग्रीस पद्धति का कोई हीलिंग का मेथड लेके आया हुआ है, किसी ने साइंटिफिक हीलिंग का मेथड लिया हुआ है, और तरह तरह के कोर्स हैं। आप जाएंगे मार्केट में तो आपको कोर्स भी मिल जाते हैं हीलिंग के लिए। तो और एक चार्ज होता है, फिर वो हीलिंग सेशन होता है, वो पता नहीं एक चीज़ है पूरी। मगर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी हीलिंग में बिलीव करती है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एक्चुअली हीलिंग हैं, ये याद रखिए। मगर एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर छिपे हुए हीलर को आपको कैसे पहचानना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो हीलिंग के मोड में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनके पास में कुंडली को वो कैसे देखते हैं। क्या वो कुंडली को एक डायग्नोस्टिक चार्ट के रूप में देखते हैं? जिस तरह से एक डॉक्टर आपसे 5 बेसिक सिम्टम पूछता है कि भाई चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, आपकी जीभ चेक की जाती है, स्टेथोस्कोप रख के आपका मोशन लंग्स का और आसपास का पूरा चेक किया जाता है, या आँखों को आपको पलट के देखा जाता है कि भाई आँखों के नीचे कुछ गड्ढे वगैरह, या जो भी उनका एक मेथड होता है, नेल्स का कलर देखते हैं। उसी तरह एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी पहले एक सिम्टोमेटिक आपकी स्टडी करता है, उन सिम्टोमेटिक सिम्टम्स में जाता है, वो आपका गेट चेंज गैट जो जिसको आप कहते हैं GAIT गेट जो है उसको चेक करता है। वही देखता है कि आप एज ए रिसीवर आप किस माइंडसेट में हैं। कई आपको एक छोटा सा टिप बताता हूँ, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना वो आपको फट से अगली डेट दे देंगे। मान लो उन्होंने देखा कि आपका अच्छा समय जो है 1.5 महीने बाद चालू होने वाला है,
तो वो कहेंगे कि नहीं साहब ये 1.5 महीने यू गो स्लो एंड 1.5 महीने बाद आप मेरे पास आना। आप सोचोगे यार अब तो अच्छा समय चालू होने वाला है, अब इनके पास जाके फायदा क्या है। तो वो सही कर रहे हैं। अगर वो उस 1.5 महीने के अंदर आपको कोई चीज़ गलत बता देंगे और उसका रॉन्ग एंकरिंग इफेक्ट आ गया तो आपका जो एडवर्स पीरियड है वो और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो आपको ये संतुलन ध्यान रखना है। एक संतुलन एक एस्ट्रोलॉजर को मुझे याद रखना होता है कि मैं आपको क्या बताऊं क्या नहीं भी बताऊं। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई थेरेपी होगी, जब भी कोई हीलिंग होगी, जब भी कोई आदमी आपको किसी भी तरीके से इस प्रकार के कोई जिसको कहते हैं हाथ देगा, प्लीज़ मेक श्योर कि उसने कहीं पर काउंसलिंग की या उसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग ली हो। फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो तो थ्योरी में वेल वर्स्ड हो, क्योंकि साइकोलॉजी एक अब जाके साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ पिछले 300 सालों से काफ़ी मेहनत की गई है। उसके बाद में कम से कम हीलिंग और काउंसलिंग के दौर में साइकोलॉजी ने एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। हम आपकी मेंटल स्टेट को समझ सकते हैं और उसके आधार पे हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी याद रखिएगा, जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास में एक अलग डायग्नोस्टिक है। उसका डायग्नोस्टिक क्या है कि साहब न्यूरोटिक बिहेवियर कर रहा है सब्जेक्ट, साहब रीलिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, क्या हुआ साहब अर्ली सिम्टम्स ऑफ पैरानोइया। ये सारी चीज़ें वो बिहेवियरल एनालिसिस से कर रहे हैं। जब एक ज्योतिषी कर रहा है, वैदिक ज्योतिषी कर रहा है, या मैं तो पर्सनली कभी क्लेम करता नहीं हूँ कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब चीज़ें आपको बताता हूँ तो वहाँ कहीं पर एक सिम्टोमेटिक एनालिसिस मैंने आपका किया होता है और उस सिम्टोमेटिक एनालिसिस को ये नोट्स में मैच करता हूँ डायग्नोस्टिक चार्ट जो कि आपकी कुंडली है। फिर उसी डायग्नोस्टिक चार्ट को मैं गोचर के अंदर लेके जाता हूँ कि भाई चंद्र की पोजीशन क्या चल रही है, यहाँ से फिर मैं आपको कोई एक राय देना चालू करता हूँ। याद रखिएगा, अगर किसी का समय बुरा चल रहा है और आप उसे भगवान के नाम का दिलासा दे देते हैं तो मेडिकल साइंस के हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप यहाँ झूठ नहीं बोल सकते। अगर मान लीजिए मैंने भगवान का नाम किसी डायग्नोस्टिक के अंदर किसी काउंसलिंग के अंदर ले लिया और बाद में वो चीज़ उल्टी पड़ गई, तो एक सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो भगवान के प्रति अपना भरोसा खो दे। भगवान की लीला है वो, लेकिन कोई भी इसकी गारंटी नहीं ले सकता। तो आप जब भी जोशी का चयन करें तो इन फंडामेंटल्स का ध्यान जरूर रखें। मेक श्योर दैट यू नीड प्रेडिक्शन एंड नॉट प्रिस्क्रिप्शन। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं मगर वो मानने को तैयार नहीं होते कि हम मानसिक बीमारी का शिकार हैं। बजाय वो किसी डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या अच्छे जो साइंटिफिक मेथड से काउंसलिंग करते हैं उनके पास जाने के बजाय वो कभी बाबा के पास जा रहे हैं, कभी वो उनको कोई मुझ जैसा कोट पैंट पहना वो जोशी दिखा तो वो फिर वो जोशी के पास चले आते हैं कि भैया आप बता दीजिए। जबकि सच्चाई ये है कि जोशी ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जोशी थोड़े कुछ हैं, मैं ये कहूँगा 5% 10% हैं, श्रूड हैं जो उसका लाभ उठाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जीवन में किसी एक की मृत्यु देख लेना और उसके बाद में उस सिम्टम में हर आदमी को मरते हुए बार बार देखना, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसके लिए आपको ड्रग से लेके और जो भी एक काउंसलिंग होती है वो पूरा उसका एक मेथड है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर कहीं PTSD किसी को डायग्नोस होता है तो आमतौर पे कहा यह जाता है कि भैया जाइए आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, 6 महीने 7 महीने 1 साल के अंदर वो आपको ठीक कर देंगे, आपको एक वापस ब्रिंगिंग बैक समवन टू लाइफ वो एक आपके साथ कर देंगे। मगर जब जोशी के पास आप जाते हैं तो जोशी क्या करते हैं, आमतौर पे उन्होंने देख लिया भाई ये सब्जेक्ट PTSD, उन्हें PTSD मालूम भी नहीं है, उनको ये मालूम है डरा हुआ फ्राइटेंड सब्जेक्ट है, तो वो इस आधार पे तरह तरह की रेमेडीज आपको दे डालेंगे। तरह तरह की रेमेडीज होंगी। 5001 रुपया जमा करा दीजिए, 2500 रुपये जमा करा दीजिए, 2100 रुपये जमा करा दीजिए, हम आपके लिए पाठ कर देंगे, हम आपके लिए पाठ कर देंगे। ये उनका एक सबसे अच्छा नोशन है। और एक कुछ जाप है, जैसे महामृत्युंजय का जाप है, वो हर पंडित महामृत्युंजय का जाप करवाता है। मंगल दोष के कटने की पूजा हर पंडित करवाता है, उनको पता ही नहीं होता है। और वो आप क्या करते हैं, आप डेलीगेट कर देते हैं अपनी पूजा तपस्या साधना ग्रह आपसे करवाना चाहते हैं। दवाई आपको लगनी चाहिए, दवाई आपके लिए है। अगर पतला होना है तो एक्सरसाइज आपको करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा आदमी एक्सरसाइज करे और आप पतले हो जाएं, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो याद रखिए, इवेंचुअली
अगर आप समेशन के नोट पे देखेंगे तो 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले एंकरिंग इफेक्ट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर मैटर्स, इसको बिल्कुल भी नकारिए मत। पार्ट 1। पार्ट 2, चूज योर एस्ट्रोलॉजर वाइजली, ठीक से कि भैया ये आदमी कैपेबल है, ये मुझे समझता है। अगर मैं इंजीनियर हूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हूँ तो इस आदमी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के भी फंडामेंटल्स मालूम हैं। ये आदमी मेरे ट्रेड में अंदर जाके चीज़ को समझ के मुझे कोई चीज़ बता सकता है, अनलाइक कि केवल ग्रह ज्ञान ही बघाड़ता रह जाए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहां आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है वहां पर प्रेडिक्शन के लिए बिल्कुल मत जाइए। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कई मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है जिन्होंने वाकई में लोगों से कहा कि नहीं भैया आपका चंद्र जो है राहु के साथ में या बुध के साथ में गड़बड़ कर रहा है, आपको मैं कुछ मंत्र दे रहा हूँ फाइन, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाइए। तो ये भी एक चीज़ है। तो चूज योर एस्ट्रोलॉजर वाइजली एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस ब्यूटिफुल साइंस कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कर्मा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।